दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर। और दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये इडियम्स, फ्रेज़ और जो प्रोवर्ब्स हैं उनसे रिलेटेड है। आमतौर पर दोस्तों मैं जो ट्रांसलेशन के वीडियोज़ होते हैं वही लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो ये थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो दोस्तों आपने इस बात को ज़रूर देखा होगा कि कई बार हम ईडियम्स का जो जिसे हम हिंदी में मुहावरा कहते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों इस तरह के ईडियम्स, फ्रेज़ का इस्तेमाल करके हम अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कई सारे नए ईडियम्स, फ्रेज़ और जो प्रोवर्ब्स हैं वो सीखने को मिलेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टू बी इन गुड बुक्स। अब दोस्तों इसका अर्थ क्या है? किसी की नज़रों में अच्छा होना। अब देखिए यहाँ पर इसका वाक्य बना हुआ है, मोहन इज़ इन गुड बुक्स ऑफ हिज टीचर। अब इसका अनुवाद क्या होगा, ट्रांसलेशन क्या होगा? मोहन अपने अध्यापक की नज़रों में अच्छा है। तो दोस्तों जब भी आप कुछ इस टाइप का वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप इस इडियम का यूज़ करेंगे तो इस चीज़ को याद रखें, इन गुड बुक्स, मतलब कि गुड बुक्स में होने का मतलब है नज़रों में अच्छा होना। चलिए आगे देखिए, सजा देना। और इसका इडियम क्या है? टू ब्रिंग टू बुक। टू ब्रिंग टू बुक का क्या मतलब होता है? सजा देना। अब देखिए वाक्य क्या है, ऋषि वॉज ब्रॉट टू बुक बाय हिज ब्रदर। दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ब्रिंग मतलब लाना और ये थर्ड फॉर्म है ब्रॉट। तो क्या अर्थ हुआ? ऋषि वॉज ब्रॉट टू बुक बाय हिज फादर। अनुवाद क्या हुआ इसका? ऋषि को उसके भाई द्वारा सजा दी गई। तो सजा देने के लिए क्या हो गया? टू ब्रिंग टू बुक। आगे देखिए, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या मतलब हुआ इसका? अचानक विपत्ति आ जाना। कई बार आपने देखा है कि कई बार कोई भी परेशानी, मुसीबत कोई भी अचानक आ जाती है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अचानक विपत्ति आ जाना। अब देखिए वाक्य क्या है, दिस इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। दिस इज़ अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू क्या मतलब हुआ इसका? ये अचानक आई हुई विपत्ति है। चलिए अगला देखिए, वंस इन अ ब्लू मून। दोस्तों कई बार हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहां हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, जैसे कई बार हम किसी काम को बहुत ही रेयरली करते हैं, बहुत कम करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का क्या मतलब हुआ? कभी कभी, बहुत कम। अब देखिए वाक्य देख लिए, देखिए, ही गोज़ टू द हॉस्पिटल वंस इन अ ब्लू मून टू सी हिज सिक ब्रदर। और दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और देखिए जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाया जाता है तो यदि वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब वहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये GOES जो है ये गो की फिफ्थ फॉर्म है, गोज़। तो क्या अर्थ हुआ? ही गोज़ टू द हॉस्पिटल वंस इन अ ब्लू मून टू सी हिज सिक ब्रदर। मतलब क्या हुआ इसका अनुवाद हिंदी में? वह अस्पताल में अपने बीमार भाई को देखने कभी कभी जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बहुत कम को क्या कहा जाएगा? वंस इन ए ब्लू मून। आगे देखिए, अ बेड ऑफ रोजेस। अ बेड ऑफ रोजेस। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसका वैसे मतलब निकालेंगे तो रोज़ का मतलब क्या होता है? गुलाब के फूल को रोज़ कहा जाता है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होगा गुलाबों के फूलों का बिस्तर। तो यही मतलब, लेकिन जब इसकी हिंदी देखेंगे तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? आरामदायक। चलिए वाक्य देख लीजिए, लाइफ इज़ नॉट ओनली अ बेड ऑफ रोजेस। क्या अर्थ हुआ? लाइफ इज़ नॉट ओनली अ बेड ऑफ रोजेस। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जीवन केवल आरामदायक ही नहीं होता। चलिए अगला देखिए, अ बेड ऑफ थॉर्न्स। अ बेड ऑफ थॉर्न्स
अर्थ क्या है इसका? विपत्तियों से भरा पड़ा। चलिए वाक्य देख लीजिए, लाइफ ऑफ द पुअर इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स। लाइफ ऑफ द पुअर इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स। गरीबों का जीवन विपत्तियों से भरा पड़ा है। चलिए आगे देखिए, टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश क्या मतलब हुआ? इधर उधर की हाँकना। दोस्तों कई बार आपने देखा हो कुछ लोग होते हैं वो इधर उधर की हाँकते हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? टू बीट अबाउट द बुश। अब देखिए वाक्य भी देख लीजिए, लकी डज नथिंग बट बीट्स अबाउट द बुश ऑल द डे। अब क्या इसकी हिंदी निकली? लकी कोई काम नहीं करता, सारा दिन केवल इधर उधर की हाँकता है। चलिए अगला देखिए, टू ब्रेक वंस हार्ट। और दोस्तों ब्रेक का मतलब तोड़ना, तो क्या अर्थ हुआ? टू ब्रेक वंस हार्ट ये ईडियम हो गया, इसका अर्थ क्या है? दिल तोड़ना। सोनू ब्रोक द हार्ट ऑफ हर बॉयफ्रेंड। क्या अर्थ हुआ? सोनू ब्रोक द हार्ट ऑफ हर बॉयफ्रेंड। और दोस्तों यदि आप इस वाक्य के बारे में बात करें तो ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जैसा आप जानते ही हैं। और जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ निकला इसका? सोनू ने अपने मित्र का दिल तोड़ दिया। अच्छा चलिए अगला देखिए, क्या ईडियम है? इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए दोस्तों यदि आप वैसे आप इसको अपना मतलब निकालेंगे तो क्या इसका बनेगा? मतलब कि काला और सफ़ेद, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर अलग हो गया। तो यही कहा जाता है कि जो ईडियम्स होते हैं कई बार उसकी इंग्लिश कुछ और होती है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है। तो ईडियम क्या है? इन ब्लैक एंड वाइट। अर्थ क्या निकल रहा है इसका? लिख कर। चलिए वाक्य को देख लीजिए, फॉर अ फेयर डील एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। फॉर अ फेयर डील एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट। अब देखिए दोस्तों अनुवाद क्या हुआ? एक ठीक काम के लिए हर चीज़ लिखित में होनी चाहिए। एक ठीक काम के लिए हर चीज़ लिखित में होनी चाहिए। सही बात है, जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं डील वगैरह, तो जब वो लिखित में होता है तो उसको ही अच्छा माना जाता है। चलिए आगे देखिए, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकलेगा? अपनी तूती बजाना। अब तूती बजाने का क्या मतलब होता है? ऐसे कई लोग होते हैं जो अपना ही गुणगान करते हैं, तो अपने ही गुणगान करने के लिए क्या होता है? अपनी तूती बजाना। अब देखिए वाक्य देख लीजिए, मुकेश ऑल द डे ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट। मुकेश ऑल द डे ब्लोज हिज ऑन ट्रम्पेट। अर्थ क्या हुआ? इसका अनुवाद क्या हुआ? मुकेश सारा दिन अपना ही गुणगान करता है। चलिए आगे देखिए, टू ब्रीथ वंस लास्ट। टू ब्रीथ वंस लास्ट ये ईडियम है। क्या अर्थ हुआ इसका? मर जाना। अब वाक्य देख लीजिए, रवि's फादर ब्रीथेड हिज लास्ट इन द मॉर्निंग। क्या अर्थ हुआ? रवि के पिता प्रातः मर गए। चलिए आगे देखिए, ईडियम देख लीजिए पहले, टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? फजूल खर्च करना। अब वाक्य देख लीजिए, द वे यू आर। अब देखिए दोस्तों यदि आप इसके हिंदी को देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो मीनिंग है वही आ रही है, क्योंकि क्या लिखा है? टू बर्न द कैंडल ऑफ बोथ एंड्स। क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई कैंडल मतलब कि मोमबत्ती जलाते हैं तो एक तरफ से जलाते हैं, और यदि यहाँ पर बताया जा रहा है दोनों तरफ से जलाना, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति उसको ख़राब कर रहा है, उसको व्यर्थ कर रहा है, वेस्ट कर रहा है उसको। तो क्या अर्थ निकला इसका? फजूल खर्च करना। द वे यू आर स्पेंडिंग योर मनी shows that you are burning the candle at both ends। देखिए दोबारा से देख लीजिए क्या वाक्य है? द वे यू आर स्पेंडिंग योर मनी shows that you are burning the candle at both ends। जिस प्रकार से आप धन खर्च कर रहे हो ये बताता है कि आप फजूल खर्च कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड दोस्तों, कोल्ड का मतलब ऐसे ठंडा होता है, ब्लड मतलब रक्त होता है, इन कोल्ड ब्लड, लेकिन इसका अर्थ क्या हो गया? निर्दयता से। चलिए वाक्य देख लीजिए, द बॉय वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। और इसका अनुवाद क्या हुआ? लड़के को बड़ी निर्दयता से मारा गया। चलिए आगे देखिए,
कैट्स एंड डॉग्स, दोस्तों नॉर्मली कैट का मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ते, लेकिन क्या अर्थ निकला है यहाँ पर आगे देखते हैं हम। कैट्स एंड डॉग्स, और इसका अर्थ क्या निकल रहा है, देखिए अलग अर्थ कितना अलग है इसका। मूसलाधार, जैसे होता है ना मूसलाधार बारिश, तो उसे क्या कहते हैं, कैट्स एंड डॉग्स। चलिए वाक्य देखिए, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, क्या अर्थ हुआ इसका, मूसलाधार वर्षा हो रही है। अगला देखिए इडियम, टू कॉल आ स्पेड आई रिपीट, टू कॉल अ स्पेड, क्या मतलब हुआ इसका, सच बोलना। चलिए वाक्य देख लीजिए, गांधी जी कॉल्ड आ स्पेड, मतलब गांधी जी सच बोलते थे। चलिए आगे देखिए, पहले इडियम देख लीजिए, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ का क्या मतलब हुआ, सब कुछ मान लेना। द एक्यूज्ड मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एवरीथिंग, क्या अर्थ निकला, अपराधी ने सब कुछ बता दिया, अर्थात अपना अपराध स्वीकार कर लिया। चलिए अगला इडियम देखिए, टू ब्रेक द बैक ऑफ, टू ब्रेक द बैक ऑफ, क्या मतलब होता है इसका, कमर तोड़ देना। चलिए वाक्य देख लीजिए, प्राइस राइज हैज़ ब्रोकन द बैक ऑफ द कॉमन मैन, प्राइस राइस हैज़ ब्रोकन द बैक ऑफ द कॉमन मैन, क्या अर्थ हुआ इसका अनुवाद, महंगाई ने साधारण व्यक्ति की कमर तोड़ दी है। चलिए आगे देखिए, टू कट आ सॉरी फिगर, क्या मतलब, टू कट अ सॉरी फिगर, अर्थ क्या है इसका, बुरा प्रभाव पैदा करना, किसी भी तरह के बुरे प्रभाव को पैदा करने को क्या कहते हैं, टू कट अ सॉरी फिगर। अमर कट अ सॉरी फिगर एज अ सिंगर, अमर कट अ सॉरी फिगर एज अ सिंगर, क्या अर्थ हुआ, अमर ने गायक के रूप में बुरा प्रभाव पैदा किया। चलिए आगे देखिए, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, क्या अर्थ हुआ इसका, भाग जाना। अब वाक्य देख लीजिए कैसे यूज होगा इसका, द थीफ शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स ऑन सीइंग द पुलिस, अब अनुवाद क्या हुआ, चोर पुलिस को देखकर भाग गया। चलिए आगे देखिए, टू होल्ड आ ब्रीफ फॉर, टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर, अर्थ क्या हुआ इसका, किसी का पक्ष लेना। वाक्य देख लीजिए, आई होल्ड नो ब्रीफ फॉर करप्ट ऑफिसर्स, मैं रिश्वतखोर अफसरों का पक्ष नहीं लेता। चलिए आगे देखिए, अ डार्क हॉर्स, दोस्तों डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है, छुपा रुस्तम। चलिए वाक्य देख लीजिए, दिस बॉय इज़ अ डेफिनेटली अ डार्क हॉर्स, क्या अनुवाद क्या हुआ इसका, ये लड़का अवश्य छुपा रुस्तम है। चलिए अगला देख लीजिए, टू कैरी द डे, टू कैरी द डे, इसकी अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ क्या होगा इसका, विजय पाना। चलिए वाक्य देखिए, मंजू विल डेफिनेटली कैरी द डे इन द कमिंग इलेक्शंस, क्या अर्थ हुआ, अनुवाद, आने वाले चुनावों में मंजू अवश्य विजय प्राप्त करेगी। अगला देखिए, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड, उसका अर्थ क्या निकला, बड़ी तीव्रता से। वाक्य देखिए, दिस कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिस कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, अनुवाद क्या हुआ, ये कंपनी बड़ी तीव्रता से तरक्की कर रही है। चलिए आगे देखिए, अ लीप इन द डार्क, अ लीप इन द डार्क का मतलब क्या हुआ, अर्थ देखिए पहले, अंधेरे में कदम या बिना सोचा समझा कदम को क्या कहा जाता है, अ लीप इन द डार्क। वाक्य देखिए, द वे यू आर गोइंग टू डू योर वर्क विल प्रूव अ लीप इन द डार्क, क्या अर्थ निकला, इसका अनुवाद क्या हुआ, जो काम आप करने जा रहे हैं वह अंधेरे में कदम सिद्ध होगा। चलिए अगला देखिए, आ डैगर्स ड्रॉन, आ डैगर्स ड्रॉन का क्या अर्थ निकला, दुश्मन
they are at daggers drawn with each other after the death of their father। क्या अर्थ, अनुवाद क्या हुआ इसका? अपने पिता की मृत्यु के बाद वे दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अगला देखिए, डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का क्या अर्थ निकलता है? निर्धन। वाक्य देख लीजिए कैसे यूज़ होगा। रंजीत इज़ डाउन एंड आउट एट प्रेजेंट। रंजीत इज़ डाउन एंड आउट एट प्रेजेंट का अब देखिए इसका अनुवाद क्या निकला? रंजीत अब निर्धन है। अगला देख लीजिए, एट द 11th फ्लोर आर। एट द 11th आर ये इडियम हो गया और उसका अर्थ क्या हुआ? अंतिम समय पर। वाक्य देख लीजिए, वी बोर्डेड द ट्रेन एट द 11th आर। वी बोर्डेड द ट्रेन एट द 11th आवर। और दोस्तों आप चाहें तो इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। ट्रेन में चढ़ना या कह सकते हैं ट्रेन में सवार होने के लिए बोर्ड का यूज़ किया जाता है, जो कि एक वर्ब है, और ये बोर्डेड जो है ये बोर्ड की सेकंड फॉर्म है। और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। जैसा आप ऑलरेडी जानते ही हैं, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्या अर्थ हुआ इसका? वी बोर्डेड द ट्रेन एट द 11th आवर। हम अंतिम क्षण में गाड़ी पर चढ़ गए। चलिए, तो दोस्तों इसको आज हम यहीं तक रखते हैं और मैं फिर कोशिश करूँगा फिर किसी दिन इसी तरह का एक वीडियो लाऊं जहाँ पर हम ईडियम्स की प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों उसके अलावा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए बनाए जाएं, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर अपने सुझाव को साझा करें, अपने सुझाव बताएं कि आपको भी इस तरह के वीडियोस देखना पसंद है, ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए बना सकूं। And apart from this guys, it's my humble request that whenever you have any type of valuable suggestions for the channel or to improve the quality of such videos, you are more than welcome. You can just share your valuable feedback and the suggestion in the comment box. And thank you so much for listening. Have a nice day and bye.